नमस्कार साथियों। आज हम जयपुर जोधपुर अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा 24 अगस्त 2018 को द्वितीय पारी में जो तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा का पेपर लिया था वो हल करेंगे। इनमें से कुछ प्रश्न पहले वीडियो में हल किए, शेष प्रश्न है वो हल करेंगे। आज का अपना प्रश्न है, यदि एक साइन तरंग एसी वोल्ट का अधिकतम मान 10 वोल्ट है तो आरएमएस मान क्या होगा। यानी क्या कह रहा है कि एक साइन तरंग एसी वोल्ट का मैक्सिमम मान यानी ई मैक्सिमम बराबर है 10 वोल्ट, तो ई आरएमएस बराबर क्या होगा। तो देखो, ई आरएमएस बराबर होता है 0.707 ई मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 10 वोल्ट है, तो 0.707 इंटू 10 तो हो जाएगा 7.07 वोल्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7.07 वोल्ट। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में देखो 0.0707 वोल्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी 0.07 का हो या 0.0707 का हो, एक ही है। तो यानी इसमें ज्यादा अंकों तक ले रखा है, तो राइट आंसर हो गया बी 7.0707 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण मूल रूप से एक नियंत्रण विधि है। यानी जो वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण विधि है ये मूल रूप से क्या नियंत्रित करती है। यानी वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण विधि में क्या नियंत्रित करके गति को नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन देखो, क्षेत्र का प्रतिरोध नियंत्रित करते हैं, नहीं। आर्मेचर का प्रतिरोध नियंत्रित करते हैं, नहीं। आर्मेचर की वोल्टता नियंत्रित करते हैं, सही है। यानी वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण विधि में आर्मेचर की वोल्टता को कंट्रोल करके मोटर की गति नियंत्रित की जाती है। यानी जो मोटर है उसके आर्मेचर की वोल्टता को जनरेटर द्वारा परिवर्तित करके यानी कंट्रोल करके इसकी गति को नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि मोटर की गति विरोधी विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। इस प्रकार से आर्मेचर की वोल्टता को कंट्रोल करके गति को नियंत्रित किया जाता है। अगला ऑप्शन में क्या है, फील्ड डाइवर्टर, फील्ड को यानी डाइवर्ट करना, विभक्त करना, नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो गया सी, आर्मेचर वोल्टता नियंत्रण की विधि है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से जनरेटर का इस्तेमाल आर्क वेल्डिंग में किया जाता है। यानी आर्क वेल्डिंग में इनमें से कौन सा जनरेटर प्रयोग किया जाता है। तो आर्क वेल्डिंग के अंदर जो ही बाहर का मान बढ़ाया जाता है तो वो धारा बढ़नी चाहिए, वोल्टता घटनी चाहिए। तो वह जनरेटर जिसके अंदर बाहर का मान बढ़ाने पर धारा का मान तो बढ़ता है और वोल्टता घटती है, वो प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा हो गया, डिफरेंशियल कंपाउंड। यानी विभेदीय यौगिक जनरेटर की क्या खासियत है कि जो जो इस पर भार का मान बढ़ेंगे वोल्टता तो घट जाएगी और धारा बढ़ जाएगी। तो आर्क वेल्डिंग के अंदर डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी, विभेदीय यौगिक जनरेटर। यानी विभेदीय यौगिक हो चाहे डिफरेंशियल कंपाउंड को, एक ही बात है। तो राइट आंसर है इसका डी। अगला क्वेश्चन है, एक शंट मोटर 1000 आरपीएम की गति से चल रही है, अगर फ्लक्स को आधा कर दिया जाए तो नई गति क्या होगी। यानी एक शंट मोटर है, इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि फ्लक्स को आधा कर दिया जाए तो मोटर की गति किन किन कारकों पर निर्भर करती है। देखो, मुख्यतः मोटर की गति दो कारकों पर निर्भर करती है। यानी किसी मोटर की गति एन समानुपाती होता है ईबी और एन विलोमानुपाती होता है फ्लक्स। यानी फ्लक्स के तो मोटर की गति विलोमानुपाती होती है और ईबी के समानुपाती होती है, यानी विरोधी विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। अब इसमें क्या कर रहा है, फ्लक्स को आधा कर रहे हैं। फ्लक्स को आधा कर दिया जाए तो गति क्या होगी, विलोमानुपाती, यानी आधा कर रहे हैं तो दुगुनी हो जाएगी। तो 1000 आरपीएम पर चल रही है, फ्लक्स आधा कर रहे हैं तो गति दो गुनी हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा, दुगुनी, यानी 1000 की जगह कितनी हो जाएगी, 2000 आरपीएम। तो राइट आंसर हो गया 2000 आरपीएम, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी मोटर की गति
किसके सीधे अनुपातिक होती है, यानी इनमें से किसके सीधे समानुपाती होती है डीसी मोटर की गति। अब देखो इसमें देखें तो सीधे समानुपाती वेग ईएमएफ की है, जबकि और भी कुछ कारक है जिन पर निर्भर करती है। कौन कौन से कारक है, देखो अपना सूत्र क्या होता है, E बराबर फाई जेड एन पी बट्टा 60 ए। यदि n ज्ञात करना हो तो सूत्र क्या हो जाएगा, n बराबर E, अब मोटर है तो ईबी हो जाएगा, यहाँ ईबी रख देते हैं, ईबी इंटू 60 इंटू ए बट्टा फाई जेड और पी। तो मोटर की गति किन किन कारकों पर निर्भर है, देखो एन समानुपाती ईबी, यानी ऊपर है वो उनके समानुपाती, बट्टे में आएगा वो विलोमानुपाती, तो एन ईबी के समानुपाती है। एन समानुपाती ए समांतर पथों की संख्या के समानुपाती है। एन समानुपाती 1/पाई यानी फ्लक्स के विलोमानुपाती है। एन समानुपाती जेड सॉरी एन समानुपाती 1/जेड यानी चालकों की संख्या के विलोमानुपाती है। एन समानुपाती 1/पी पलों की संख्या के भी विलोमानुपाती है। तो समांतर पथ और ईबी के तो समानुपाती है, फ्लक्स जेड और पी इनके विलोमानुपाती होती है। ऑप्शन देखो, बेग ईएमएफ यानी ईबी के समानुपाती है, सही है। मोटर की रफ्तार, अब गति पूछ रहा है और वापिस रफ्तार आगे नहीं, फ्लक्स प्रति पोल यानी प्रति पोल फ्लक्स के विलोमानुपाती होती है, समानुपाती नहीं होती है। आर्मेचर में चालकों की संख्या जेड के भी विलोमानुपाती होती है, ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी किसके समानुपाती होती है, यानी अनुपातिक होती है, तो ईबी के, यानी बेग ईएमएफ के अनुपातिक होती है। तो राइट आंसर हो गया ए, बेग ईएमएफ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसमें डाइवर्टर्स का प्रयोग किया जाता है, यानी इनमें से किसमें विभक्त, यानी डाइवर्टर का मतलब डाइवर्ट करना, यानी धारा को डाइवर्ट करना, तो किस में प्रयोग किया जाता है, श्रेणी मोटर में प्रयोग किया जाता है। श्रेणी मोटर की गति नियंत्रण के लिए या तो आर्मेचर डाइवर्टर या फील्ड डाइवर्टर विधि प्रयोग की जाती है, यानी फील्ड की धारा को डाइवर्ट करना, अन्य पथ से गुजारना, तो वो तो हो गया फील्ड डाइवर्टर विधि, और आर्मेचर की धारा को अन्य मार्ग से गुजारना, तो वो हो गया आर्मेचर डाइवर्टर विधि। तो डाइवर्टर विधि है वो श्रेणी मोटर की गति नियंत्रण की विधि है, यानी एक तो होती है आर्मेचर डाइवर्टर विधि और एक होती है फील्ड डाइवर्टर विधि, ये दोनों ही श्रेणी मोटर में लागू की जाती है। तो राइट आंसर हो गया ए, श्रेणी मोटर। अगला क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर में स्प्रिंग का लाभ इनमें से क्या है। स्प्रिंग क्या होता है, स्लॉटों का तिरछाकरण करना, यानी इंडक्शन मोटर के अंदर क्या होता है, रोटर के स्लॉट सीधे न रख करके तिरछे रखे जाते हैं, यानी स्लॉट इस प्रकार से सीधे न रख करके तिरछे रखे जाते हैं, जो भी स्लॉट मान लो इस प्रकार रोटर के जो स्लॉट है वो, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, स्लॉटों का तिरछाकरण करना स्प्रिंग कहते हैं। और इसका लाभ पूछा है, यानी इससे क्या होता है, स्प्रिंग से शोर को कम करना, सही है। मोटर का संचालन आसान करना, सही है। चुंबकीय लॉकिंग की प्रवृत्ति को कम करना, यह भी सही है। रोटर व स्टेटर के बीच प्रभावी परिवर्तन अनुपात बढ़ाना, ये भी सही है। तो ये सभी, यानी ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो चार ऑप्शन दे रखे चारों, वो चारों ही सही है, स्प्रिंग के लाभ है चारों ही। तो राइट आंसर क्या हो गया, उपरोक्त सभी जो दे रखे वो सभी स्प्रिंग के लाभ है। अगला क्वेश्चन है, एक 3 फेज वाले स्टार कनेक्टेड सिस्टम में लाइन वोल्टेज इसके फेज वोल्टेज के गुणा के बराबर होता है, यानी 3 फेज स्टार संयोजन है, यानी 3 फेज है और स्टार संयोजन है। स्टार संयोजन में लाइन वोल्ट और फेज वोल्ट की तुलना पूछी है। तो देखो क्या पूछा है कि एक 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम में लाइन वोल्टेज इसके फेज वोल्टेज के गुणा के बराबर होता है। स्टार संयोजन में VL बराबर होता है √3 VP, या इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि VL बराबर √3 का मान होता है 1.732 इंटू VP। यदि VP को 1.732 से गुणा कर दे तो वो VL के बराबर हो जाएगा। तो यही पूछा है कि लाइन वोल्टेज इसके फेज वोल्टेज के गुणा के बराबर होता है, यानी फेज वोल्टेज को किस से गुणा करे कि लाइन वोल्ट के बराबर हो जाए। तो फेज वोल्ट को 1.732 से गुणा करने पर लाइन वोल्ट के बराबर हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.732, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हेयर ड्रायरों
में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? जो हेयर ड्रायर है इसमें कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? ऑप्शन देखो, स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर, कैपेसिटी स्टार्ट मोटर, स्थायी स्प्लिट कैपेसिटर मोटर, शेडेड पोल मोटर, कैपेसिटी स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो हेयर ड्रायरों के अंदर शेडेड पोल मोटर प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, शेडेड पोल मोटर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से उपकरण परिपथ में रुकावट डाले बिना धारा के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी परिपथ में अड़चन डाले बिना धारा का मापन इनमें से किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन देखो, पायरोमीटर। पायरोमीटर उच्च तापमान मापने के लिए काम में लेते हैं, जैसे फर्नेस का तापमान मापना है तो उच्च तापमान मापक युक्ति है। टोंग टेस्टर, टोंग टेस्टर यानी इसे हम क्लिप ऑन मीटर या टोंग टेस्टर कह सकते हैं। तो इसके अंदर एक एम्पेयर मीटर और एक करंट ट्रांसफार्मर का युग्म होता है और परिपथ में अड़चन डाले बिना धारा इसके द्वारा मापी जा सकती है। तो राइट आंसर इसका टोंग टेस्ट होगा। अब आगे और देखो, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर के द्वारा अपेक्षित घनत्व मापते हैं। एक कैलिब्रेटेड मिली वोल्ट मीटर के साथ थर्मोकपल, यानी ये हो गया थर्मोकपल यंत्र। इसके द्वारा वोल्टेज मापते हैं, यानी या तापमान भी माप सकते हैं इसके द्वारा, थर्मोकपल यंत्र के द्वारा। अगला है उच्च दर निर्वहन परीक्षक, यानी HRD टेस्टर, हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर। तो इसके द्वारा सेल की आवेशन की आवेशन की जांच करते हैं, यानी उच्च दर निर्वहन परीक्षण के द्वारा, HRD टेस्टर के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कह रहा है कि परिपथ में अड़चन डाले बिना धारा मापना है तो टोंग टेस्टर के द्वारा मापी जाती है। तो राइट आंसर हो गया बी, टोंग टेस्टर। अगला क्वेश्चन है, KWH किलोवाट आवर मीटर एक प्रकार का उपकरण, यानी जो एनर्जी मीटर है या किलोवाट आवर मीटर है, ये किस प्रकार का उपकरण है? ऑप्शन देखो, इंडिकेटिंग यानी संकेतांक प्रकार का, नहीं। इंटीग्रेटिंग यानी समाकलन प्रकार का, सही है। रिकॉर्डिंग यानी अभिलेखित प्रकार का, नहीं। डिस्प्ले और सी और डी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो गया कि जो किलोवाट आवर मीटर है वो इंटीग्रेटिंग यानी समाकलन प्रकार का यंत्र होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? इंटीग्रेटिंग यंत्र है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जब 50 सटज का 3 फेज वाला प्रेरण मोटर 2% स्लिप पर काम कर रहा है तो रोटर आवृत्ति क्या होगी? यानी मोटर की रोटर फ्रीक्वेंसी, यानी रोटर चालकों में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की आवृत्ति क्या होगी? क्या दे रखा है? एफ दे रखा है, एफ बराबर है 50 हर्ट्ज और एस दे रखा है 2%, एस बराबर है 2%। रोटर फ्रीक्वेंसी एफ आर बराबर क्या होगा? तो देखो सूत्र क्या है कि एफ आर बराबर होता है एस इंटू एफ। एस का मान क्या है? 2%, तो 2/100 इंटू एफ का मान क्या है? 50। क्या हो गया? 2 से 2 घटा 1, तो कितना हो जाएगा? 1 हर्ट्ज। तो रोटर फ्रीक्वेंसी का मान क्या हो जाएगा? 1 हर्ट्ज। किसमें? ए ऑप्शन में देखो। तो राइट आंसर क्या हो गया? ए, 1 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी धातु का प्रयोग एडी करंट डिस्क के लिए किया जाता है? यानी एडी करंट डिस्क जो भंवर धारा चक्ति के रूप में हम काम में लेते हैं, जैसे कि ऊर्जा मीटर के अंदर काम में लेते हैं, या जो मापक यंत्र होता है इंडिकेटिंग प्रकार का यानी संकेतांक प्रकार का जो मीटर होता है, जैसे कि डीसी है, जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल यंत्र है, इनके अंदर हम काम में लेते हैं। तो एडी करंट डिस्क के तौर पर किस धातु का काम में लिया जाता है? तो एल्यूमिनियम की चक्ति काम में लेते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो डिस्क है वो एल्यूमिनियम की बनाई जाती है। तो राइट आंसर हो गया एल्यूमिनियम, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार के भार में शून्य शक्ति गुणांक होता है? यानी शक्ति गुणांक शून्य किस में होता है? तो देखो, प्रतिरोधी बार में शक्ति गुणांक का मान इकाई होता है। शुद्ध कैपेसिटिव या शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में शक्ति गुणांक का मान शून्य होता है। तो बाकी ऑप्शन में ए और बी और सी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी शुद्ध कैपेसिटिव और शुद्ध इंडक्टिव परिपथों के अंदर शक्ति गुणांक का मान शून्य होता है।
तो शून्य के बारे में पूछा है तो बी और सी दोनों हो जाएगा। और यदि इसमें यह पूछ ले कि इसमें से किस में शक्ति गुणांक का मान इकाई होता है, तो बाद इसका होता राइट आंसर ए प्रतिरोधी बार का। तो शून्य के बारे में पूछ लिया तो राइट आंसर क्या होगा, शुद्ध संधारित्र और शुद्ध प्रेरित्र बार, यानी बी और सी दोनों किस में, यानी ई ऑप्शन में देखो बी और सी दोनों, तो राइट आंसर हो गया ई। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस मोटर की फेज विस्थापना 60 डिग्री होती है। कला विस्थापना 60 डिग्री किसकी होती है, कितने फेज की होती है। देखो दो फेज प्रणाली के अंदर कितनी होती है, दो फेज प्रणाली के अंदर होती है 90 डिग्री, तीन फेज प्रणाली के अंदर होती है 120 डिग्री, चार फेज प्रणाली के अंदर होता है 360/4 यानी 90 डिग्री, पांच फेज प्रणाली के अंदर कितना होता है 360/5 कितना हो गया 72 डिग्री, 5 7 35 1 2 सही है। और छह फेज प्रणाली के अंदर, छह फेज प्रणाली के अंदर 360/6 बराबर 60 डिग्री। तो यही पूछा है कि कितने फेज प्रणाली के अंदर कला विस्थापना 60 डिग्री होती है। तो छह फेज प्रणाली में तो मोटर कौन सी हो जाएगी, छह फेज मोटर, तो राइट आंसर हो गया डी, छह फेज मोटर। अगला क्वेश्चन है, उपकरणों में स्प्रिंग के लिए फॉस्फर ब्रॉन्ज एलॉय का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें, यानी जो भी उपकरण है इसके अंदर जो स्प्रिंग बनाई जाती है वो फॉस्फर एलॉय यानी फॉस्फर ब्रॉन्ज एलॉय की बनाई जाती है। इसका बनाने का कारण क्या है, ऑप्शन देखो, फिटिंग के लिए कम प्रतिरोध, यानी फिटिंग के लिए कम प्रतिरोध नहीं, बेहतर चुंबकीय गुण कम होना चाहिए, बेहतर नहीं होना चाहिए, कम विशिष्ट प्रतिरोध सही है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है, विस्तार का उच्च ताप गुणांक यानी जो प्रसार गुणांक है वो ज्यादा होता है, नहीं कम होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कम विशिष्ट प्रतिरोध, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि फॉस्फर ब्रॉन्ज एलॉय का विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, वह विद्युत चुंबकीय डिवाइस जिसका उपयोग किसी आर्मेचर में ग्राउंडेड लघुपतित और खुलापथ कॉइल का पता लगाने और ढूंढने के लिए किया जाता है, यानी वह चुंबकीय डिवाइस जिसका उपयोग आर्मेचर में ग्राउंड लघुपथ या खुला पथ दोष ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आर्मेचर के अंदर खुला पथ, लघुपथ या ग्राउंड दोष जांच करने के लिए चुंबकीय डिवाइस क्या होगी, ग्राउलर होगा, और आर्मेचर के लिए ले रहे हैं तो होगा आउट यानी हाई ग्राउलर, आउटर ग्राउलर। और यदि इसमें पूछ लेता स्टेटर के लिए, आर्मेचर के बजाय स्टेटर के बारे में पूछा तो होता है इंटरनल ग्राउलर यानी आंतरिक ग्राउलर, यानी यही स्टेटर के अंदर पूछ ले कि लघुपथ है, खुला पथ है या क्वाइल के अंदर ग्राउंड दोष है, इनकी जांच करनी है तो होता है इंटरनल ग्राउलर, स्टेटर के बारे में पूछे तो। इसमें पूछा है आर्मेचर के बारे में तो हो जाएगा बाह्य ग्राउलर यानी एक्सटर्नल ग्राउलर, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्य रूप से मानवीय गलतियों के कारण होने वाली त्रुटि है, यानी मानवीय गलतियों के कारण होने वाली त्रुटि इनमें से कौन सी है, ऑप्शन देखो, सकल त्रुटि से मानव द्वारा पाठ्यांक लेते समय होने वाली त्रुटि सकल त्रुटि या मानवीय त्रुटि हम कह सकते हैं। उपकरण संबंधी त्रुटि इसे हम उपकरण की स्थापना संबंधी कह सकते हैं, युक्ति त्रुटि कह सकते हैं। प्रक्षेप त्रुटि यह संकेतांक के प्रक्षेप होते समय होती त्रुटि वो है। स्टेटमिक त्रुटि और पर्यावरण त्रुटि यानी पर्यावरण के प्रभाव के कारण होने वाली त्रुटि। तो मानवीय गलतियों के कारण होने वाली त्रुटि के बारे में पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा सकल त्रुटि यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सापेक्ष विद्युतशीलता को किस ब्रिज के द्वारा मापा जाता है, सापेक्ष विद्युतशीलता को शेयरिंग ब्रिज के द्वारा मापा जाता है, तो राइट आंसर क्या हो गया डी शेयरिंग ब्रिज, यानी ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा डी शेयरिंग ब्रिज। अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी की स्थिति क्या है अगर हाइड्रोमीटर के विशिष्ट गुरुत्व का पठन 1.22 दिखाता है, यानी एक बैटरी की हम जांच कर रहे हैं और हाइड्रोमीटर
का पाठ्यांक आ रहा है 1.22, तो क्या होगा? तो देखो बैटरी यदि पूर्ण आवेशित है, पूर्ण आवेशित है, तो हाइड्रोमीटर का पाठ्यांक 1.25 से 1.28 तक, यानी 1.25 से ऊपर ही रहेगा। यदि अर्ध आवेशित है, अर्ध आवेशित है, तो हाइड्रोमीटर का पाठ्यांक रहेगा 1.20, और यदि निरावेशित है, निरावेशित है तो हाइड्रोमीटर का पाठ्यांक 1.18 से नीचे रहेगा। अब यह कह रहा है कि 1.22, यानी 1.22 है तो अर्ध आवेशित से तो ज्यादा रहेगी। तो बाद में देखो पूर्ण चार्ज भी नहीं कह सकते, 60% चार्ज सही है, इसे हम 60% आवेशित कह सकते हैं। अर्ध 40% का आवेशित तो 1.20 से कुछ कम हो जाएगा। तुरंत चार्ज करे, डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज में यह आ गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लगभग 60%, यानी 60% के आसपास चार्ज है, तो हाइड्रोमीटर का पाठ्यांक 1.22 दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, 60% चार्ज। तो ये कुछ प्रश्न थे, शेष प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक है साथियों।